So, hello everyone. My name is Ankit Kushwaha, and I am currently pursuing my BTech from Triple IT City. My branch is ECE. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो स्टार्टिंग से करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर वन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स in +3 oxidation state is Ar3d5. What is its atomic number? ठीक है, तो बेसिकली हमें एक एलिमेंट दिया है एक्स, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है हमें? Ar3d5। और ये जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और हमें बताना है ये ओरिजिनल एक्स जो एलिमेंट है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में क्या होगा और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है। सो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए हैं। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपने पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो ये हो जाएगा 3d5 +1 और 4s2, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है 4s से लूज हुए और एक इलेक्ट्रॉन 3d से लूज हुए, ठीक है। तो हमने वापस ऐड कर दिया, तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया नया वाला? 3d6 आर्गन, 3d6 और 4s2, ठीक है। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 +6 +2, ये हो गया 26। तो अपना एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया 26। और ये कौन सा एलिमेंट है? ये है अपना आयरन, Fe, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर वन क्लियर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन टू, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू पे। सो क्वेश्चन नंबर टू है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 प्लस Cu2 इज 3d9, ठीक है, वेयर इज दैट ऑफ Cu इज 3d10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो बेसिकली हमें कार्बन के दो स्पीसीज दिया है, Cu1 और Cu2, और पूछा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर टू। तो सबसे पहले अपन Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो Cu का क्या होता है? आर्गन, 3d10 4s1, ठीक है, ये होता है अपना Cu का। और Cu प्लस का कितना हो जाएगा? Cu प्लस का हो जाएगा आर्गन 3d10, ठीक है, और Cu2 प्लस का कितना हो जाएगा? Cu2 प्लस का हो जाएगा आर्गन 3d9। एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है 3d से सबसेट से भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है अपना Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली जो अपना स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी, उसके बाद सब्लिमेशन एनर्जी, और अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन सारे एनर्जीज को क्लब करके जब इफेक्ट आती है ना, उसका अपना स्टेबिलिटी पता चलता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? अपना Cu2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब सारे एनर्जीज को क्लब करेंगे और इफेक्टिव एनर्जी देखेंगे तो Cu2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Cu2 प्लस। सो आई होप कि क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें एक और चीज है, यहाँ पे जो है ना, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो Cu2 का ना Cu1 से ज्यादा होता है, ठीक है। सो उसकी वजह से ये और भी स्टेबल होगा, इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे। सो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? मेटलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। सो हमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इन सब का हमें क्या दिया है? मेटलिक रेडियाई 126 रेडियाई, 125 रेडियाई, 125 रेडियाई और 128 रेडियाई। और हमें पूछा विच ऑफ दिस एलिमेंट्स विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है।
तो बेसिकली अपना जो डेंसिटी है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या? एक तो हो गया अपना एटॉमिक मास और एक हो गया मेटेलिक रेडियस। तो देखते हैं। तो क्या क्या अपने फैक्टर्स है? एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। और मेटेलिक, सॉरी, एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और मेटेलिक रेडियस जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतना कम होगी, ठीक है। क्योंकि ज्यादा एरिया है तो नॉर्मल सी बात है डेंसिटी कम होगी, और यहाँ पे ज्यादा है, एरिया कम है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो हमें पता है जब अपन लेफ्ट टू राइट होता है, मेटलिक रेडियस जो है डिक्रीज होता है, और साथ ही साथ मास जो होता है ना इंक्रीज होता है। सो अपन लिख सकते हैं डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस coupled with increase in atomic mass results in increase of density of metal, ठीक है। सो अपन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो ये दोनों फैक्टर्स कंसीडर करते हुए अपना क्या होता है, डेंसिटी जो है मेटल को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो अपने पास जो एलिमेंट्स है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट कौन सा होता है? कॉपर। तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? कॉपर की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का 4। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Generally, transition elements form colored salts due to the presence of unpaired electrons. Which of the following compounds will be colored in solid state? ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं, जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनका रीजन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कलर्ड होगा, मतलब बेसिकली इनमें से कौन सा जो है ना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा अपना आंसर। सो ZnF2 में तो होता नहीं है, इस 3D10 होता है इसमें, ठीक है। CuF2 में कितना होता है? 3D9 होता है। तो अपना यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, 3D9 है तो ऐसा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया 1 1 1, उसके बाद पेयरिंग होगी। सो ये अपना रह गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बस सिंपल था, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना था और पता चल जाता कौन सा इनमें से कलर्ड होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। On addition of a small amount of KMnO4 to concentrated H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. सो हमें बोल रहा है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसमें अपन ने स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक ग्रीन ऑयली कंपाउंड बना जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, तो वो कौन सा है? तो Mn2O7, MnO2, MnSO4, Mn2O3, कौन सा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और ग्रीन ऑयली होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका रिएक्शन, देखते हैं अपन। सो बेसिकली इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ। 2KMnO4 + 2H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वाला gives Mn2O7 + 2KHSO4 + H2। सो अपने पास कौन सा है कंपाउंड? Mn2O7, ठीक है। तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सो फिफ्थ का हो गया ऑप्शन 2। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स depends on the presence of unpaired electrons. Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment. तो हमें बोल रहा है जो मैग्नेटिक नेचर होता है ना एलिमेंट्स का, वो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है।
और उसको मेजर कैसे करते हैं मैग्नेटिक नेचर को, बाय अ टर्म कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। सो हमें बेसिकली पूछा इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा, कैलकुलेट। सो ये क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले अपन थोड़ा नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, the greater the number of unpaired electrons, the higher will be its value of magnetic moment. The higher will be its value of magnetic moment। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक मोमेंट के। ठीक है, सो देखते हैं। अपने पास है 3D7, 3D5, 3D8 और 3D2। सो सबका वो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गए 5 और ये हो गए 2। इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3D8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हो गए 5, 6, 7, 8 और ये है 3D2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए अपने 5, यहाँ पे अपने हो गए 2 और यहाँ पे भी कितने हो गए 2। सो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, 3D5 में है। ठीक है, सो बस इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं अब। इतना तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D5 में है, तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, 3D5 का होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n plus 2, where n is equal to number of unpaired electrons, where n is equal to number of unpaired electrons। ठीक है, सो यहाँ पे कितने हैं, 5 है, 5 into 5 plus 2, सो रूट ऑफ 5 into 7, सो ये होगा रूट ऑफ 35। अब रूट ऑफ 35 की वैल्यू कितनी होती है, 5.95 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, सो अपने पास क्या हो गया आंसर, अपने पास हो गया 3D5। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स, +2, +3, +4, +5। सो इसका डायरेक्टली आंसर होता है +3। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन फॉर लैंथेनॉइड्स। ठीक है, सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं था, वन वर्ड आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। Which of the following reactions are disproportionation reactions? ठीक है, तो हमें पूछा इनमें से कौन सा जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सो पहले देखते हैं कि अपना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। सो सिंपल है, कोई भी अपने पास एलिमेंट है, ठीक है, और मानते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वो तो उसका जो है ना एक बार होना चाहिए रिडक्शन और एक बार होना चाहिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो इफ एन एलिमेंट undergoes oxidation and reduction simultaneously, then it is called an disproportionation reaction। ठीक है, तो आई होप की डेफिनेशन क्लियर होगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो अपना ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है CO+ कन्वर्ट हो रहा है CO2+ में और CO में। सो ये अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन।
और ये अपना जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। सो यहाँ पे दोनों फिनोमेना एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो ये अपना हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखिए, सिमिलरली 3MnO4 जो है अपना, ये भी अपना डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे अपनी है, यहाँ पे भी +7 है। और यहाँ पे इसकी कितनी है, +4 है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये जो है ना, ये अपना है 2- होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। सो ये हो जाएगा +6। सो +6 एक बार जा रहा है +7 में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और +6 एक बार जा रहा है +4 में, तो ये हो गया अपना रिडक्शन। ठीक है। तो अपना ए और बी दोनों क्या है, डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन है। और ऑप्शन सी अपना क्या है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो अपना Mn का है +7 है, +7, ये हो गया +6, और ये हो गया +4। सो यहाँ पे जो है दोनों रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ भी रिडक्शन है और यहाँ पे भी रिडक्शन है। सो थर्ड वाला तो नहीं होगा, तो अपने पास कौन सा है, ए एंड बी। ठीक है। तो ए एंड बी, ऑप्शन 1 ए एंड बी। सो आई होप क्वेश्चन नंबर क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। When KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, तो क्या कर रहे हैं, KMnO4 का जो सॉल्यूशन है ना, उसको ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। The decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some times because, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो अपना एसिडिक सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे डीकलराइज होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो जल्दी जल्दी डीकलराइज होता है। ठीक है। उसका स्पीड जो है ना वो इंक्रीज होता है। तो उसका रीजन पूछ रहा है। CO2 is formed as the product. Reaction is exothermic. MnO4 catalyzes the reaction. Mn2 plus acts as auto catalyst. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Mn2 प्लस एक्ट्स एज एन ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है। सो इसका रिएक्शन देखते हैं अपन एक बार। सो ये है अपना रिडक्शन हाफ। ठीक है। और ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल इक्वेशन 2MnO4 माइनस +16H प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई है ना, तो 5 हो जाएगा, 5C2O7, सॉरी C2O4 है। और प्रोडक्ट्स में आ जाएगा 2Mn2 प्लस, यहाँ पे Mn2 प्लस है ना, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस CO2 में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10CO2 प्लस 8H2। ठीक है। सो ये है अपना ओवरऑल इक्वेशन। दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्लब करने के बाद। ठीक है। सो एट द एंड क्या होता है, जो अपना कलरलेस है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट पिंक रिएक्शन, लाइट पिंक कलर में। ठीक ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आप सबको समझ में आया होगा। Mn2 प्लस जो है ना ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाता है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। So question number 10 क्या है, there are 14 elements in actinoid series. Which of the following elements does not belong to this series? So ये तो सिंपल है, इसको का आंसर होगा भूलिए। ठीक है। ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है लेंथेनॉइड, और हमें पूछा है एक्टिनॉइड सीरीज बिलोंग्स टू लेंथेनॉइड।
सो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution is. सो अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution is. ठीक है। सो बेसिकली अपन रिएक्शन लिख के देख, तो मैं डायरेक्टली बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, अपना हो जाएगा प्रोडक्ट में 2Mn2 प्लस प्लस 5S प्लस 8H2O। ठीक है, तो ये अपना बैलेंस रिएक्शन मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। सो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है? इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि फॉर 5 मोल्स ऑफ एस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास 2 KMnO4, उससे अपन क्या बना रहे? 5 मोल्स ऑफ एस बना रहे। ठीक है, सो फॉर 1 मोल ऑफ एस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर 2/5। सो 11 का ऑप्शन नंबर 1। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सो हमें बहुत सारा कंपाउंड दिए हैं, बेसिकली ऑक्साइड्स है सारे। Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5, V2O4, और हमें पूछा इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक तो पता ही होगा। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा अपना एम्फोटेरिक? सो अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या उसको रूल बोल सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 4 है तो अपन उसको एसिडिक बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 4 है तो अपन उसको बेसिक बोल देते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू 4 है तो अपन इसको एम्फोटेरिक बोल देते हैं। मैं एक बार इसको क्लियरली लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 4, लेस देन 4 एंड इक्वल्स टू 4। सो ये हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक, और ये हो गया एम्फोटेरिक। V2O5 जो है वो अपना एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं होता, उसके बाद भी ये क्या है अपना एम्फोटेरिक होता है। सो अपना V2O5 और एक होता है Cr2O3, ये दोनों अपने क्या हो गए? एम्फोटेरिक हो गए। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है Cr2O3 एंड V2O5 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, सो अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। बाकी को अपन देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, ये बेसिकली होता है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 13 है, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज। ठीक है, गैडोलिनियम जो है अपना 4F सीरीज में बिलोंग करता है। इट्स एटॉमिक नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम? ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका होता है जेनॉन 4F7 5D1 6S2। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कौन सा हो गया अपना? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 आई होप क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metals
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो बेसिकली अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर स्मॉल एटम्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, small atoms like hydrogen gets trapped inside these compounds, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है? सो बेसिकली जनरल सी बात है, अगर हाइड्रोजन जैसे एटम्स इनसाइड में ट्रैप होंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, ठीक है। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो अपना डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी अपना इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये दे आर वेरी हार्ड, और ये हार्ड क्यों बनेंगे, ठीक है। तो ये तो सही है, दे आर वेरी हार्ड। और क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स, ये भी सही है। डेंसिटी इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होगा। दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, ये भी सही है, क्योंकि स्मॉल एटम्स ऐड हो रहे हैं तो उससे मेटलिक कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है ना वो प्योर कंपाउंड की ज्यादा होती है। हम उसको डोप कर देंगे या फिर कोई भी इस हाइड्रोजन जैसे एटम्स उसमें ट्रैप हो जाएंगे तो क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो 1 2 3 सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा? अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। The magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. Spin only magnetic moment value of CR plus ion is. तो ठीक है, हमें पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सो करते हैं सॉल्व। सी आर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? सी आर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। सो सी आर 2 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से जाएंगे, 3d3, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ये हो गया 3d3, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, ओके। सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, ये हो जाएगा रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, मतलब रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2। दिस इंप्लाइज रूट ऑफ 3 इंटू 5 रूट ऑफ 15। तो रूट ऑफ 15 की वैल्यू कितनी होती है? 3.87 बोर मैग्नेटॉन। सो ये हो गया म्यू। सो कौन सा हो गया अपना? ऑप्शन नंबर 2। सो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with iodide, ion is oxidized too. ठीक है। सो हमें बोला KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है किसी भी अल्कलाइन मीडियम में। सो अपना KMnO4 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो जब अपन KMnO4 को KI से ट्रीट करेंगे, सो हमें पूछ रहा है आयोडाइड आयन किसमें ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो अपन इसका रिएक्शन लिखते हैं 2KMnO4 प्लस आयो पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस KiO3, ठीक है। तो अपना आयोडाइड किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? KiO3 में।
के प्लस IO3 माइनस। सो अपना हो गया ऑप्शन नंबर 3। 16 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 IO3 माइनस। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम। सो ये तो कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। सो ये हो गया आपका गलत। आ जाएगा कॉपर कम्स डाउन इन द reactants, so it won't get hydrogen from its। और क्या है? in its higher oxidation state manganese forms stable compound with oxygen and fluorine। so ये तो सही है, ठीक है। मैंगनीज जो है बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी देखा था MnO4, KMnO4, MnO2, ठीक है। तो ये सब बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होते हैं। Mn3 plus and CO3 plus are oxidizing agents in aqueous solution, ये भी सही है। Ti2 plus and Cr2 plus are reducing agents in aqueous solution, ये भी सही है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हमें पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है। सो अपना बेसिकली आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। सो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 plus salts, then SN plus changes to। सो बेसिकली अपना जो SN है ना, दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SN2 प्लस में और SN4 प्लस में। और अपना बोल भी रहा है K2Cr2O7 क्या होता है? K2Cr2O7 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपना होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये SN2 प्लस को क्या कर देगा? SN4 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा। सो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, SN4 प्लस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Highest oxidation state of manganese in fluoride is +4, but highest oxidation state in oxidized is +7, Mn2O7। सो हमें बोल रहा है MnF4 में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो +4 होता है, ठीक है। पर जब अपने पास ऑक्साइड वाले कंपाउंड होते हैं ना, Mn2O7, तो अपने पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, ठीक है। सो बेसिकली हमें रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, और जब नॉर्मल किसी एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है। सो बेसिकली इसके पीछे रीजन पूछा है, ठीक है। सो देखते हैं। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, नहीं, ये तो गलत हो गया। फ्लोरीन डज नॉट पॉसेस डी ऑर्बिटल, ये भी गलत है। दोनों के पास ही नहीं होता है, ना फ्लोरीन के पास होता है ना ऑक्सीजन के पास होता है। फ्लोरीन स्टेबलाइजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी गलत है। इन कोवैलेंट कंपाउंड्स फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ये आपका है। फ्लोरीन जो है वो केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, जबकि अपना जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है। सो इसकी वजह से बेसिकली अपना जो मैंगनीज है वो ऑक्साइड्स में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इन जनरल +4 लाइक हैलाइड्स के साथ। सो इसको अपन थोड़ा लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट।
The highest oxidation state of manganese in fluoride is +4, but in oxides it is +7, because in covalent compounds fluorine can only form single bond while oxygen can also form double bonds. Okay, right? Fluorine can only form single bond while oxygen forms डबल बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली अपना ऑप्शन नंबर 4। सो 19 का हो गया ऑप्शन 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? Although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D transition series, even then they show similar physical and chemical properties because। सो अपने को बोल रहा है कि जिरकोनियम जो है वो 4D ट्रांजिशन सीरीज, जिरकोनियम जो है अपना 4D ट्रांजिशन सीरीज में बिलोंग करता है, और हैफनियम जो है अपना वो 5D ट्रांजिशन सीरीज में बिलोंग करता है। ठीक है, पर इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लगभग सेम होती है, रिसेम्बल्स विथ ईच अदर। ठीक है, हमें इसका रीजन बताना कि ऐसा क्यों है कि जिरकोनियम जो है 4D ट्रांजिशन सीरीज का है और अपना हैफनियम जो है 5D ट्रांजिशन सीरीज का है, उसके बाद भी इनकी प्रॉपर्टीज मैच क्यों करती है। ठीक है, सो बोथ बिलोंग टू डी ग्रुप, नहीं ये तो नहीं है। बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं है। बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बोथ बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी नहीं है। तो जो अपना वो होता है ना शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, दोनों का एटॉमिक रेडियस है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। उसकी वजह से इनकी कुछ कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिसेम्बल करती है। ठीक है, सो बेसिकली अपना रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट their atomic number their atomic radius becomes almost equal। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये प्रॉपर्टीज में रिसेम्बल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। आई होप क्वेश्चन 20 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? Why is HCl not used to make the medium acidic in oxidation reaction of KMnO4 in acidic medium? ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना उसमें अपन HCl को क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा KMnO4 ऑक्सीडाइजेज HCl into Cl2 which is also an oxidizing agent। ठीक है, तो KMnO4 क्या करता है? KMnO4 एक बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। ठीक है, और Cl2 को देख ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यही रीजन है जिसकी वजह से अपना HCl अपन नहीं यूज करते हैं KMnO4 के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। ठीक है, सो इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना। So HCl is not used to make the medium acidic। HCl क्या है? HCl एक एसिड है, तो उसके यूज से जो अपना मीडियम है वो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, पर अपन इसको नहीं यूज करते हैं KMnO4 के साथ, KMnO4 का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। ठीक है, उसका रीजन यही है कि
KMnO4 खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। ठीक है, तो HCl इज नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ KMnO4 in acidic medium. The reason is that if HCl is used, the oxygen produced from KMnO4 plus HCl is partially utilized partially utilized in oxidizing agents and partially oxidize the agent. ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20 में। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 21 तक। इसी के साथ हमारे जितने भी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे वो सब खत्म हो गए। अब अपने पास नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस का क्या है। Generally, transition elements and their salts are colored due to the presence of unpaired electrons in metal ions. Which of the following compounds are colored? ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो भी अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और उनके सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा वेरिएशन होगा कलर्स में। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग कलर शो करते हैं। ठीक है, सो हमें पूछा है इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो कलर्ड है। ऑप्शंस कौन कौन से? KMnO4 है, CeSO4 ट्वाइस है, TiCl4 है और Cu2Cl2 है। सो अपना आंसर कौन सा जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा KMnO4 और CeSO4 ट्वाइस। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं अपने कलर्ड। इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है और चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी क्या हो जाता है, ये कलर्ड हो जाते हैं। तो 2 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होगा। Elements show magnetic moment due to the spin and orbital motion of electrons. Which of the following metallic ions have almost same spin only magnetic moment? ठीक है, तो हमें वो एलिमेंट होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट शो कर, उनका मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होता है? स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें पूछा है इनमें से कौन सा मेटलिक आयन है, कौन से मेटलिक आयन है जिनका सेम होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होता है। सो अपन एक काम करते हैं, अपन एक एक करके देखते हैं। कोबाल्ट 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद अपना Cr2 प्लस का होता है 3D, Cr3 प्लस का अपना 3D आयन, Mn2 प्लस Mn2 प्लस का Mn2 प्लस का वेरी करता है, +5 होता है आई थिंक। ठीक है, 3D5 होता है आई थिंक। सो अपने को क्या पूछा, अपने पूछा कौन सा सेम होते हैं। ठीक है, तो अपने कोबाल्ट 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस। सो 4 और ऑप्शन 1। ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर होगा। Mn2 प्लस का मैं एक बार क्लियरली बता देता हूँ। इसका होता है 3D5 4s2 Mn का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
टू प्लस हो जाएगा अपना 3d5, क्योंकि 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। सो सिमिलर कौन कौन सा देगा, कोबाल्ट 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस का 3d7 सो अपना हो गया ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो ये था क्वेश्चन नंबर 23। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।